नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी डे नंबर 3 है हमारा। ये जीएस जनरल अवेयरनेस का जीके का सेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसके 2 लेक्चर्स जरूर देखे होंगे। और ये मैं बता दूं कि ये मिक्स सेशंस हैं, ये मेरे मिक्स सेशंस के पूरे नोट्स हैं। करीब करीब हमने उसमें 109 लेक्चर्स लिए थे, 109 क्लासें ली थी और उसके पूरी कंपाइल्ड पीडीएफ बनी हुई है करीब 400 पेजेस। इस पीडीएफ को पूरा कराना है। अब ये इंपॉर्टेंट किस स्तर की है, इसमें करीब करीब 10,000 प्रश्न यूज किए गए हैं। 10,000 ही है ना, शायद एक जीरो ज़्यादा लग गया। 10,000 से अधिक प्रश्न इसमें रखे गए हैं और ये उन परीक्षाओं को चुने गए जो उच्च स्तर की परीक्षाएं हैं। इससे आपके जो आसपास जो भी परीक्षा दे रहे हैं, अब टीचिंग के एग्जाम की हम बात करें तो आपको कई एग्जाम लगे हुए हैं। डीएसएसबी लगा हुआ है, चंडीगढ़ टीजीटी, सॉरी चंडीगढ़ जेबीटी, इसके साथ साथ चंडीगढ़ सोशल साइंस, और आपका बिहार प्राइमरी का और मिडिल का। उसमें जो जीएस पोर्शन है सॉरी, उसमें सीधे सीधे आपको गारंटेड के साथ यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इस सेशन का फायदा क्या है, इसमें वही क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है या परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, क्योंकि परीक्षा में आए हुए हैं। इसमें बता दो इसका स्तर बहुत अच्छे लेवल का है। और इनमें जैसे मैंने सेशन लिया तो उन प्रश्नों को थोड़ा डिटेल में हमने यहाँ लिख लिया। तो इसमें ये मत सोचिएगा कि पूरा पूरा टॉपिक चलेगा क्वेश्चन वाइज, तो फायदा उन लोगों को ज्यादा होगा जो इस समय रिवीजन की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो नोट्स जरूर बनाइए इसके। मैं पीडीएफ जल्द ही इसको ऐप पे अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप लोग उसको ले सके। लेकिन खुद से करने का ना मजा अलग होता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता से, डे 3 की बात हो रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता पे क्वेश्चन आया था क्या कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसकी शेप कैसी थी। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे तो करीब करीब यहाँ पे पश्चिम के इलाके में, नॉर्थ वेस्ट के इलाके में ज्यादा इसकी पकड़ सुनने को मिलती है कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, जो पाकिस्तान का उत्तरी और पश्चिमी इलाका है वहां पे इसका प्रसार देखा जाता है। इसके साथ भारत में अगर आप आएंगे तो मेरठ में आलमगीरपुर तक, मेरठ तक में इसका इलाका देखने को मिलता है। फिर दक्षिण में अगर आप चले जाएंगे तो महाराष्ट्र में दाइमाबाद वगैरह, और ये पूरा इस प्रकार का। तो कैसी शेप है, बहुत सारी किताबों में रेक्टेंगुलर बोला गया है, लेकिन एक्चुअली इसकी शेप जो है वो ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है। पहली बात है ना। तो क्वेश्चन तो ये था, ट्रायंगुलर है। ठीक, इस पे और भी क्वेश्चन क्या थे। अब देखिए इसके सबसे ईस्ट में कौन सा प्लेस है, कौन सा हड़प्पन साइट है, आलमगीरपुर, मेरठ के पास। सबसे पश्चिम में सुतकांगेडोर, इधर बलूचिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में। ठीक है, उत्तर में मांडा, बिल्कुल नॉर्थर्न पॉइंट मांडा, ये कश्मीर के पास है। ठीक, इसके पास दक्षिण में दाइमाबाद, जो मैंने बताया आपको, महाराष्ट्र के पास। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी, ये पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट जाते हैं। अपने आप 3-4 क्वेश्चन खड़े हो गए ये। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं कि किस प्रकार की सभ्यता थी। आंसर है, इजी क्वेश्चन है ये, कि नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता क्यों थी। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो एरिया करीब करीब 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पूरे भारत का एरिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब बड़े क्षेत्रफल पे थी। तो पूरे पूरे तो शहर नहीं थे। हम मानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ गिने चुने ही शहर थे, फिर भी इसको अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया, बिकॉज इसके जो शहर थे वो बहुत उत्कृष्ट थे, है ना। इसीलिए इसको शहरी व्यवस्था बताया गया, क्योंकि बाकी जो व्यवस्थाएं थी वो तो ग्रामीण थी ही। तो इसमें काफी इलाका भले ग्रामीण हो, लेकिन जो इसके शहरी इलाके थे वो अपने आप में अद्वितीय थे। ऐसे इलाके पहले नहीं देखे गए थे, तो इसीलिए इसको अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इसमें एक और है, भारत में अर्बनाइजेशन का पहला दौर था ये। भारत में अगर शहरीकरण आप प्राचीन भारत में देखेंगे तो 2 से 3 शहरीकरण हुए हैं। तो ये पहला दौर था भारत में नगरीकरण का, शहरीकरण। डन है। अब देखो यहाँ से कितने अच्छे क्वेश्चन में मिल गए। अब इसी में अगला क्वेश्चन हमारा क्या था इस क्लास में ही, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुछ हमारे वेदों में ना, पुराणों में नदियों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो किस नदी से क्या नाम, इसमें 4 नदियां दे रखी थी, इसको मैच करना था। अब क्वेश्चन हम सिंपल कर देते हैं। कुंभा काबुल नदी को बोला जाता था। काबुल नदी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की तरफ आपको देखने को मिलेगी। शतुद्री सतलज को बोला जाता था। पुरुषणी, ऐसे ही बोलते हैं इसको, पुरुषणी ऐसे भी लिखते हैं। पुरुषणी बोला जाता था रावी नदी को। रावी नदी के किनारे ही ये बड़ी सभ्यताएं थी इंडस वैली के। सदानीरा गंडक नदी को बोला जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे आप बता दीजिएगा सरस्वती को इस नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का पीरियड, टाइम पीरियड कौन से काल तक था। तो 2500 बीसी से आके लगभग 1750 बीसी के आसपास, लगभग 750 के साल के आसपास हमारी सिंधु घाटी सभ्यता
चली थी 2500 बीसी से 1750 बीसी। टाइम फ्रेम आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि 1500 से 600 बीसी तक तो हमारा वैदिक पीरियड हो गया ना, याद रखिएगा। 600 बीसी के ये बाद महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और फिर धीरे धीरे भारत में साम्राज्य शुरू हो जाते हैं, वहां जनपद स्टार्ट हो जाते हैं। 1500 बीसी में भी 1500 से लेके 1000 वाला जो पीरियड है वो वो पूर्व वैदिक काल है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल जिसे बोलते हैं। और 1000 से 600 बीसी वाला उत्तर वैदिक काल है ना, इसको भी ध्यान देना होगा। इसमें भी अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। मजा तब है जब आप मेरे इन बातों को नोट डाउन करें, इसलिए फायदा तभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये मैंने चलो बता दिया ना, वैदिक काल का समय था, ये सारा मैंने बता दिया। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी बच्चे, क्लियर हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में गांव अधिक थे जबकि शहर कम थे, परंतु शहरों का निर्माण इतना आधुनिक था कि इसे शहरी सभ्यता माना जाता है। क्लियर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, ये जो चैनल है टीचर्स नेक्स्ट टीचर, इसको जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एम विद राकेश का ये दूसरा चैनल है जो कि खास तौर से सिर्फ टीचिंग एग्जाम को टारगेट करते हैं क्लियरली, बिकॉज एम विद राकेश में हम मेनली सीनियर क्लासेस की या सीनियर एग्जाम्स की जीएस को पढ़ते थे, तो वहाँ कई बार टीचिंग जो एग्जाम्स थे उनके लेक्चर्स रह जाते थे, तो ये प्योरली डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम के लिए। तो इसको आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे वही लेक्चर्स मिलेंगे जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड होंगे, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एम विद राकेश सर्च कीजिए, मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है निरंजना नदी का नाम सुना है आपने? निरंजना नदी के तट पर कौन सा पवित्र स्थान है? निरंजना नदी महात्मा बुद्ध इनसे रिलेटेड है। कहाँ बहती है? गया में। फिर कहते हो सर फल्गु रिवर का भी नाम सुना है, फल्गु निरंजना क्या है ये ना? महात्मा बुद्ध को बुद्ध गया में एक स्थान है बोध गया, ऑफ कोर्स, जहाँ पे गांधी जी बोल रहा हूँ, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अपने प्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक। अब वहां पे वो वृक्ष किस नदी के तट पे था? बोध गया निरंजना नदी के तट पर है। महात्मा बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी मोहना और निरंजना की संयुक्त धारा है। अब मतलब देखो समझ जाओ, जब निरंजना में मोहना रिवर मिक्स होती है ना, ज्वाइंट जो इसकी धारा बनती है वो फल्गु के नाम से जानी जाती है। तो बहुत सी किताबों में आपको फल्गु लिखा होगा, बहुत सी किताबों में आपको निरंजना लिखा होगा, तट वो निरंजना का था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधे सीधे कंसेप्ट ही आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब देखिए ये कुछ हमारे पोएट्स हैं, बड़े दरबारी पोएट्स हैं, और उनकी कुछ कृतियां हैं, इस पे हमें करना है। इसमें मैच द कॉलम था तो अपन ने सीधे सीधे कर दिया, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने। कर्पूर मंजरी किसने लिखी? राजशेखर। राजशेखर महाराष्ट्र के क्षेत्र में, दक्कन के क्षेत्र में जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, है ना, तो महेंद्रपाल एक शासक हुए, प्रतिहार शासक बड़े फेमस, उनके दरबार में थे राजशेखर, और कर्पूर मंजरी उनकी कृति थी। नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्रम। अरे भाई ये तो पूछने की बात ही नहीं है, महाकाव्यों की अगर बात हो तो कालिदास को कौन नहीं जानता? कालिदास जिन्होंने बहुत सारे महाकाव्य लिखे, कुमार संभव, है ना, और मालविकाग्निमित्रम। कालिदास को लेके अब देखेंगे तो उज्जैन में काफी चीजें फेमस है, कालिदास के नाम से सम्मान भी है। तो कालिदास अगर रामायण महाभारत को छोड़ दे तो इसके बाद भी कुमार संभव, मेघदूतम, ये सारे ना महाकाव्य लिखने वाले महान कवि थे, ठीक है ना। अब मुझे आप बताइएगा ये किसके दरबार में थे? मजा तभी है जब आप भी थोड़े आंसर करें, किसके दरबार में थे ये। इस सेशन को मैं लाइव सेशन लेना चाहता हूँ, मजा इसी चीज का है, लेकिन आप लोग थोड़ा मुझे बताइएगा कि सेशन को लाइव लिया जाए या क्या किया जाए, ठीक। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, बहुत फेमस पोएट राक्षस थे विशाख दत्त। इसका प्ले भी होता है, स्कूल में चैप्टर्स भी है इसके संस्कृत में अगर आप देखें तो। नेक्स्ट है अश्वघोष। अश्वघोष किसके दरबार में थे? बहुत फेमस क्वेश्चन है, पहली बीसी के आसपास में। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में। बुद्ध चरित बड़ी फेमस इनकी कृति थी ना, यहाँ पे सोहरानंद कर दिया गया तो ये भी इनकी कृति थी, लेकिन बुद्ध चरित के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है ये। कनिष्क के ही काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में। नेक्स्ट, श्रीलंका को स्वतंत्र करने वाला राजा कौन था? श्रीलंका को स्वतंत्र करने वाला राजा, जब मालदीव, जावा, सुमात्रा पे अटैक करने की बात हो तो एक साम्राज्य का नाम याद आता है दक्षिण भारत में, चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य में
चालुक्य शासक थे कोई एक। राज नरेंद्र, ठीक है ना। उनके पुत्र थे कुलोतुंग फर्स्ट, कुलोतुंग फर्स्ट। उन्होंने श्रीलंका को स्वतंत्र कराया। ठीक, क्लियर है, डन है। चोल साम्राज्य अपनी नेवी के लिए बहुत फेमस था, बहुत ही स्ट्रांग नेवी मानी जाती थी और दक्षिण भारत के बहुत सारे देशों को उन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का चित्र मिलता है? अब देखो, बगदाद के खलीफा मतलब सबसे मुस्लिम धर्मगुरु, सर्वोच्च धर्मगुरु, उनका सिंबल किसके सिक्कों पर मिलता है? देखो, बहुत लोग मानते थे इनको, कुतुबुद्दीन ऐबक भी मानता था, है ना, और उनके नाम पे भी कई बार शासन हुए हैं। अब अगर देखिए तो इल्तुतमिश के सिक्कों पे इनके चित्र मिलते हैं। बगदाद के जो खलीफा थे ना, जिनका नाम क्या था, ये अल मुस्तशीम, ये थे अंतिम खलीफा थे, है ना, अंतिम खलीफा थे। ऑटोमन साम्राज्य के जो शासक को ना खलीफा बोला जाता था बेसिकली, और उस पर चिन्ह मिलता था। अब इल्तुतमिश तो थे ही, इल्तुतमिश के बाद क्वेश्चन ये भी आ सकता कि पहले मतलब किसके किसके पास है, तो उसमें इल्तुतमिश का नाम याद रखना होगा। उसके बाद लास्ट जो शासक था अलाउद्दीन महमूद शाह, बहुत छोटे समय के लिए शासन किया था, 1246 के आसपास। रकनुद्दीन फिरोज का बेटा था ये। इल्तुतमिश के बाद आप देखेंगे तो रकनुद्दीन फिरोज का भी शासनकाल आया है, और उनका बेटा अलाउद्दीन महमूद शाह था। इसके सिक्के पे आखिरी बार बगदाद के खलीफा का जिक्र मिलता है। देख लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑफकोर्स पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। जैन धर्म और अकबर के रिलेशन पे क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन हमने उठाया था इस क्वेश्चन को। देखिए, अकबर ने जैन मुनि हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी, तो क्वेश्चन आएगा अकबर ने किस जैन मुनि को जगत गुरु की उपाधि से नवाजा था? जैन मुनि हरि विजय सूरी। ठीक है, एक और, तुर्मय कहाँ का शासक था? तुर्मय का जिक्र क्यों आ गया? ये मिस्र का एक शासक था, यह अशोक के समकालीन शासक था, उससे इनका रिलेशन, उसमें इनकी बात भी कही गई थी, वो भी इनको मानता था। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये मतलब बहुत उच्च स्तर के क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ खास तौर से आर्टिस्ट लोगों के नाम है। अबुल हसन या अबुल हसन ही बोलते हैं, उस्ताद मंसूर, फरूख बेग, अका रिजा, मनोहर, माधव, मोहम्मद मुराद। ये लोग कौन है? ये भाई पेंटर्स हैं। कौन है ये? पेंटर हैं। किसके काल के? जहांगीर के काल के। जहांगीर के काल को ना पेंटिंग का गोल्डन एरा माना जाता है, शाहजहां के काल को ओवरऑल आर्ट एंड स्कल्पचर का गोल्डन एरा माना जाता है। तो ध्यान देना, तो जब मंसूर के ऊपर क्वेश्चन खूब पूछा गया है, ठीक है, मोहम्मद मुराद के ऊपर भी खूब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। ये हो गया, दोनों चीज मैंने बता दिया। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा सत्ता के प्रमुख कौन थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 के आसपास हुई थी ना, ठीक है, 49 साल का शासन था। तो उस समय जो मराठा सत्ता थी वो थी ताराबाई भोसले की, ताराबाई भोसले की। ठीक है, ये जो राजा राम थे उनकी पत्नी थी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे राजा राम प्रथम, है ना, उनकी पत्नी थी ताराबाई भोसले, और वो उस समय मराठा सत्ता की प्रमुख थी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्वेश्चन ये वाला भी आता है कि शिवाजी महाराज के धर्मगुरु या धार्मिक गुरु कौन थे, है ना, वास्तविक गुरु कौन थे, इसमें भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट बेसिकली 1929 में आया था, जो बाल विवाह को रोकता है। ठीक है, इसमें जो पुरुषों की उम्र तय की गई थी 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र तय की गई थी शादी की 14 वर्ष। पेपर में इंपॉर्टेंट है, 1829 आएगा यहाँ पे बच्चे, है ना, इसको 1929 लिखा हुआ है, ये 1829 है, ध्यान देना इसको। ठीक है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर वाला, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, इस एक्ट का नाम राजस्थान के समाज सुधारक हरविलास शारदा के नाम पे रखा गया। ठीक, चलिए, अच्छा ये 1929 में आया, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। फैक्चुअल क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय भारत में पुनर्जागरण काल के प्रणेता माने जाते हैं। भारत में जो कुरीतियों को मिटाने वाले बहुत फेमस नाम था, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी?
अकबर सेकंड ने, मुगल बादशाह थे, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी इनसे रिलेटेड है, ब्रिस्टल में इनकी समाधि है, इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। 1817 में बनारस में हिंदू कॉलेज, सॉरी कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। संवाद कौमुदी इन्हीं की पत्रिका थी। मिरातुल नाम से अखबार भी निकालते थे ये, है ना, इंपॉर्टेंट है फारसी भाषा में। नेक्स्ट, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने जाने वाले नेता कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने गए थे, और ये इंपॉर्टेंट नाम इसलिए है बिकॉज ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई साहब, ठीक, एक लेजिस्लेटर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में पूछा गया होगा कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में 1599 में हुई थी, क्योंकि उस समय लगभग यूरोप के जो बड़े देश थे ना, औपनिवेशिक देश, वो ईस्ट इंडिया के नाम से कंपनियां स्थापित करे थे, जो कि कंपनियां ईस्ट में जाके ट्रेड करें, बिकॉज ईस्ट में से सामान ला के लोग बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे, और उसी को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज पुर्तगाल, फ्रांस, ये सब लोग इसमें ट्रेड कर रहे थे, तो इंग्लैंड ने भी, ब्रिटेन ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया और उनको लाइसेंस दिया कि वो भारत जैसे मतलब ईस्ट में जाके ट्रेड करें, है ना। तो 1599 में उसकी स्थापना हुई थी। भारत में पहली बार कब आए थे? जहांगीर के काल में, 1608 में, ठीक है। दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? देखिए, दुनिया के बड़े फेमस मरुस्थल है। एक तो सहारा मरुस्थल है अल्जीरिया, या आप सेंट्रल अफ्रीका के हिस्से में देखेंगे तो गोबी का मरुस्थल है चाइना। भारत में थार का मरुस्थल है। तो उनके मुकाबले भारत के थार मरुस्थल में ना सिचुएशन थोड़ी बेटर है, इसलिए यहाँ जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला डेजर्ट दुनिया में थार है। लोनार झील कहाँ पे है? लोनार झील बुढ़लाना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां पे है बेसिकली। और लोनार झील बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में है। वो खारे पानी की झील है, ठीक है। और ये जो मीटियोर्स होते हैं ना, उल्कापिंड पृथ्वी पे गिरने से जो गड्ढा होता है, उससे झील बनी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, डन। फिर एक है निक्की झील, कहाँ है? नक्की झील है राजस्थान के पास में, दक्षिण राजस्थान में आप देखोगे ना, सिरोही के पास माउंट आबू है, वहां पे नक्की झील है, हिल स्टेशन है राजस्थान का। कुलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मीठे पानी की झील है कुलेरू झील। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, लेकिन वो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। और जब झील की बात आ रही है तो लोकटक लेक भी बहुत फेमस है, मणिपुर वाली। अच्छा, ये तो मालाबार वाला है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। देखो, सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा? सेलसेट आइलैंड, जो मुंबई है बेसिकली, वो इसी आइलैंड पे बसा हुआ है, सेलसेट। देखो कितने लोग कितने ऑप्शंस में, बहुत से लोग अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सोचेंगे, आंसर है कि मुंबई इटसेल्फ एक आइलैंड में बसा हुआ, उस आइलैंड को बोलते हैं सेलसेट आइलैंड, ठीक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है, मानसीराम जिसे बोलते हैं, मौसीराम उसके बगल में, वहाँ होती है 1000 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और अब ये 4 जगहें दे रखी हैं, इसमें बोले कि बारिश के क्रम में इसकी रैंकिंग लगा दीजिए कि सबसे ज़्यादा बारिश इनमें से कहाँ होती है? अरुणाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, केरला। तो सबसे ज़्यादा सिक्किम, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर और केरल। बहुत से लोग केरल को लेकर कंफ्यूज होते हैं। केरल में सबसे पहले मानसून हिट करता है, बारिश भी खूब होती है, लेकिन सिक्किम में बहुत ज़्यादा होती है। आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ तीस्ता नदी ना वाला जो कंसेप्ट है, और जो ऊपर पहाड़ियाँ हैं, उसकी वजह से ट्रैप होकर वर्षा वहाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर अरुणाचल, फिर जम्मू कश्मीर, और फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये उस समय का करंट अफेयर था, एक हरिकेन आया था कोई। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में अमीरे को ही किस डिपार्टमेंट को कहा जाता था? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कहा जाता था, जो कि स्थापित किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी बोलते हैं इनको। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे स्मार्ट, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा इडियट दोनों शासक की इनको संज्ञा दी जाती है सल्तनत काल के। तुगलक वंश में ये हुए थे। इनको जौना खां के नाम से भी जाना जाता था, जौनपुर शहर इन्हीं के नाम पे बसाया था फिरोज शाह तुगलक। और कृषि विभाग को इन्होंने स्टार्ट कराया था, जिसको कि अमीरे कोही के नाम से जाना जाता था। तो आज का सेशन खत्म हो गया। डे 4 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पे बने रहिएगा और इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। जीएस की शानदार रिवीजन मिलती रहेगी इस सीरीज में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय।